नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षपाल और आप सुन रहे हैं एक हॉरर उपन्यास जिसका नाम है फिर वही खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। महल के प्रांगण के ठीक बीच में लगभग 15 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार घेरे में मखमली और मुलायम घास उगी हुई थी। उस घेरे की परिनिधि पर गेंदा, गुलाब, कुमुदनी इत्यादि भिन्न भिन्न फूलों के पौधे बगैर किसी अंतराल के लगाए गए थे, जिनमें उगने वाले भिन्न भिन्न रंगों के फूलों की शोभा दर्शनीय थी। उस वर्ताकार घेरे के बीच में कमर पर घंटा टांगे हुए एक युवती की संगमरमर की मूर्ति थी। उस घड़े से पानी वाली पतली धार निकल रही थी। थोड़ी ऊंचाई तक उठने के बाद वह सीधे मैदान की परिनिधि पर लगाए गए फूलों के पौधों पर गिरती थी। प्रतिमा विद्युत युक्ति के जरिए अपने स्थान पर घूर्षण कर रही थी। इस युक्ति का सबसे बड़ा लाभ राजमहल के मालियों को होता था, क्योंकि उन्हें फूलों को पौधों को अलग अलग करके पानी नहीं देना पड़ता था। यह काम फुव्वारे के रूप में घूरती करती युवती से बेजान प्रतिमा कर देती थी। रात के समय फूलों के पौधे तथा प्रतिमाओं के दोनों आँखें में पुतलियों के स्थान पर लगे सजावटी बल्बों की रोशनी उक्त स्थान को और अधिक दृश्यमान बनाते थे। प्रतिमा से जुड़े से भी जल की धारा निकलती थी, जो घड़े से निकलने वाली धारा की अपेक्षाकृत अधिक मोटी थी। ये धारा वैकल्पिक थी, जिसे किसी विशेष आयोजन पर जब फुव्वारे को आकर्षण का मुख्य केंद्र बनाना आवश्यक होता था, तब छोड़ा जाता था। मुख्य प्रवेश द्वार के विपरीत दिशाओं में गई 2 सड़कें इस फुव्वारे के वर्ताकार घेरे के इर्द गिर्द से होते हुए महल के मुख्य द्वार पर आकर मिल जाती थी। राजमहल के प्रत्येक मंजिल के बरामदे में बैंगनी रंग के रेशम लटक रहे थे, जिनके किनारे पर सितारे टंगी हुई सुनहरी पट्टियां लगी हुई थीं, ताकि सूरज की रोशनी में वे चमक सके। सारांश ये कि संसर्गर का राजमहल ऐसे लोगों की तलाश का अंत था जो इस आधुनिक युग में राशि ठाठ देखने हेतु ललायत रहते हैं। दिग्विजय ठाकुर शंकरगढ़ रियासत के बागडोर संभालने वाले वंश की वर्तमान पीढ़ी के अगुआ थे। वक्त के सदैव परिवर्तित होने के सर्वोत्तम गुण और भारत में लोकतंत्र के आगमन के बाद राजशाही प्रथा का अंत भले ही हो गया था, लेकिन आज़ादी के 70 साल बाद भी शंकरगढ़ के दिग्विजय ठाकुर का वही रुतबा था, जो भारत में लोकतंत्र आने से पहले इनके पूर्वजों का हुआ करता था। सत्ता के गलियारे में गहरी पेट होने के कारण दिग्विजय ठाकुर आज भी अपनी पूर्वजों की राजशाही प्रथा को जीवित रखने का गौरवशाली कार्य कर रहे थे। हालांकि तीनों भाइयों में सबसे बड़े दिग्विजय की गोद में ईश्वर ने संतान के रूप में केवल संस्कृति को ही डाला था, लेकिन अन्य 2 भाइयों अरुणोदय और चंद्रोदय के संदर्भ में ईश्वर ने ऐसा नहीं किया था और उन्हें संतान के रूप में लड़कों के सुख से भी नवाजा था। दोनों के इकलौते लड़के संस्कृति के छोटे थे और बोर्डिंग स्कूल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। इस प्रकार संस्कृति ही थी जो अगली पीढ़ी में सबसे उम्रदराज थी और आज लंबे वक्त बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के ट्रीट हॉल से गणित में स्नातक होकर शंकरगढ़ लौट रही थी। राजमहल के प्रत्येक नौकर की सुबह से ही भागदौड़ जारी थी। दर्जन भर नौकरों में से शायद ही कोई ऐसा था जिसे चैन से बैठकर कुछ देर तक आराम किया गया था। प्रांगण में सफ़ेद तंबू लगाया हुआ था। जगह जगह पर हवा के लिए मिनी कूलर्स और लोगों को बैठने के लिए वीपीआई चेयर्स का इंतजाम थे। जमीन पर कीमती कालीन बिछाए गए थे। पंडाल में एक और धरातल से करीब 6 फीट ऊंचा मंच बनाया हुआ था। चारों ओर इत्र और गुलाब जल के छिड़काव से वातावरण सुगंधित हो रहा था। फव्वारा ऑन था। हर रोज दोपहर के समय कुमलाए रहने वाले फूल आज मुस्कुरा रहे थे। प्रत्येक रोज भीषण गर्मी से झुलकने वाला प्रांगण आज लोगों की चहल पहल से गुलजार था। चूँकि मेहमानों का आगमन शुरू हो गया था, इसलिए वक्त गुजरने के साथ लोगों को दार्शनिक में धीरे धीरे इत्तेफाक हो रहा था। शाही पोशाक पहने हुए कुछ नौकर हाथ में ट्रे लिए हुए टहल रहे थे।
दिग्विजय के खानदान से ताल्लुक़ रखने वाला हर शख्स केसरिया साफा बांधे हुए था, क्योंकि यह उनकी परंपराओं में से एक था। अचानक आवाज़ गूंज उठी। गाड़ी की आवाज़ से पंडाल में मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सफ़ेद इंडिगो मेन गेट से अंदर दाखिल हुई थी और अब सड़क के रौंदते हुए तेज़ी से राजमहल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ रही थी। छोटी मालकिन आ गई, छोटी मालकिन आ गई। मेहमानों का स्वागत कर रहे नौकर इंडिगो को देखते ही खुशी से चिल्ला पड़े। अन्य सदस्यों को सूचित करने के ध्येय से एक नौकर सारे काम छोड़कर अंदर की ओर भाग खड़ा हुआ। इंडिगो महल के मुख्य द्वार पर रुकी। पहले ड्राइविंग डोर खोलकर बंशीधर बाहर आया, फिर उसने पिछला डोर खोलकर संस्कृति को बाहर आने का इशारा किया। तब तक राजमहल की महिलाओं के साथ साथ संस्कृति के पिता दिग्विजय और उनके दोनों चाचा भी बाहर आ चुके थे। सबसे आगे संस्कृति की माँ सुजा थी। उसने हाथ में पूजा की थाली थी। राजमहल की महिलाओं के साथ साथ संस्कृति के पिता भी वहाँ आए थे। गाड़ी के बाहर आते ही संस्कृति ने दौड़कर दिग्विजय से चिपक गई। मिस यू डैडी। संस्कृति ने दिग्विजय के ऊपर चुंबनों की बौछार कर दी। बाप बेटी का प्यार देखकर पंडाल में उपस्थित मेहमानों के होठों पर मुस्कान रेंग आई। कुछ देर तक दिग्विजय के साथ प्रेममाला करने के बाद संस्कृति अपने चाचा और छोटे मामा जी से उतरने का उत्साह रूबरू हुई, जितने उत्साह से दिग्विजय से हुई। अतः वह सुजान की ओर मुड़ी। फाइनल, इट्स योर टर्न मम। सबसे अंत में हमारी याद आई तुम्हें, सुजाता ने शिकायत लहजे में कहा। संस्कृति सुजाता से गले लगाने को आतुर थी, लेकिन उसने हाथ में पूजा की थाली देख ठहर गई। ये क्या मम्मी, आते ही पूजा की थाली? पूरे 10 वर्ष बाद हमारी लक्ष्मी बेटी घर आई है, इसलिए बिना आरती के घर में प्रवेश कैसे करेगी? ये तो अशुभ हो जाएगा। एक्सक्यूज़ मी मम्मी, संस्कृति ने चिढ़कर बोली। आई एम संस्कृति, नॉट लक्ष्मी। सुजाता ने उस पर ध्यान नहीं दिया और थाली में रखा कपूर जलाने लगी। ये क्या जला रही हो मम्मी? आरती के लिए कपूर जला रही हूँ। 10 साल के लिए विलायत क्या चली गई, सारी परंपरा ही भूल गई? नो मम्मी प्लीज़। संस्कृति ने सुजाता के हाथ से थाली झपटते हुए कहा। प्लीज़ ये आरती वाला आइडिया ड्रॉप कर दीजिए। आप तो जानती ही हैं कि मुझे बचपन से ही आग से डर लगता है। लेकिन सुजाता ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसका वाक्य पूरा होने से पहले ही संस्कृति ने थाली दिग्विजय को थमाते हुए कहा। प्लीज़ पापा, टू मी और फेयर। रहने दो सुजाता, जब बिटिया मना कर रही है तो तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। दिग्विजय ने संस्कृति का पक्ष लिया। इस वजह से ये नहीं था कि वह लंबे वक्त बाद लौटी थी। दरअसल असली वजह ये थी कि उनकी बेटी की हर छोटी बड़ी मांग के आगे घुटने टेकने की आदत थी। उनकी इस आदत के कारण कभी कभी सुजाता बुरी तरह चिढ़ जाती थी। वैसा ठीक ही है जैसा इस समय उन्होंने चिढ़कर थाली को नौकर की ओर बढ़ा दिया था। थैंक यू माँ, क्यूट मॉम। संस्कृति ने सुजाता की ओर झप्पी दी। चलो अब जल्दी करो, संस्कृति को अभी तैयार भी तो होना है, क्योंकि हमने स्पेशल गेस्ट आधे घंटे में पहुंचने वाले हैं। दिग्विजय की उपयुक्त घोषणा सुनते ही सब यथार्थ में लौटे। पापा, किस स्पेशल गेस्ट की बात कर रहे हैं मम्मी? संस्कृति सुजाता के कान में फुसफुसाई। सब्र रख, जल्दी ही पता चल जाएगा, सुजाता ने मुस्कुराते हुए कहा। मृत्युंजय सिंह राजमंडल में ऊर्जा मंत्री था। फिरात में इस दर्जे का आयस था कि कई बार पार्टी की खाक पर ढप्पा लगाने का कारण बन चुका था। लूट खसोट का वह राजनेताओं का जन्मसिद्ध अधिकार समझता था। उसका मानना था कि कोई भी राजनेता हंस के संदृक जीवन पर्यंत उजला नहीं बन सकता। यदि सच्चाई और ईमानदारी जैसे घातक रोग की वजह से वह अपना कुर्ता सफ़ेद रखने में सफल होता भी है, तो इसमें देरी ही क्या है? ओपोजिशन की ओर से उछाले गए कीचड़ उसे गंदा कर देते हैं। दिग्विजय का करीबी होने के कारण राजमहल के हर छोटे बड़े समारोह में उसकी उपस्थिति अनिवार्य होती थी। इसलिए संस्कृति के आगमन के उपलक्ष्य में आयोजित पार्टी में भी उसका आना तय था। दिग्विजय सुजाता के साथ अरुणोदय और चंद्रोदय भी
सहपति पंडाल में ही थे। मेहमानों की आवभगत के साथ साथ दिग्विजय क्षणिक अंतराल पर मेन गेट की ओर देखते ही जा रहे थे। पंडाल में कोई वेस्ट धुन चल रही थी। मृत्युंजय कहाँ रह गया? दिग्विजय स्टार वॉच देखते हुए बड़बड़ाए। प्लानेटिज्म भाई है भाई, समारोह की प्रतीक्षा करवाना इनकी आदत में शुमार होता है, चंद्रोदय ने कहा। इससे पहले कि चंद्रोदय की बात पर दिग्विजय ठहाका लगा पाते, उनकी प्रतीक्षा के क्षण थम गए। मेन गेट से कई गाड़ियां अप्रत्याशित तेजी के साथ अंदर दाखिल हुईं। मंत्री साहब आ गए भैया, अरुणोदय ने उत्साहित स्वर में कहा। मंत्री साहब के BMW के आगे और पीछे 4-4 काले मशाल थे, जिन पर चढ़े ब्लैक शीशों पे पंडाल के ज़्यादातर हिस्से के अक्स छिपे थे। सारी गाड़ियां एक ही स्विच में जुड़ी हों, कुछ इसी अंदाज में रुकी। सभी मार्शल के डोर एक साथ खुले। सुरक्षाकर्मी बाहर निकले और पंडाल से छिड़ककर अपोजिशन हथियार कर लिए। इस गहगहामी के बीच वहाँ की हलचल थम सी गई थी। थोड़ी देर तक यह वेस्टर्न धुन भी रोक दी गई थी। गाड़ियों की कतार के ठीक बीच में BMW के भी डोर खुले। सबसे पहले मंत्री महोदय के 4 निजी अंगरक्षक बाहर आए। तत्पश्चात मंत्री महोदय के पांव गाड़ी से बाहर आए। दिग्विजय इत्यादि एक साथ उनकी ओर लपके। मृत्युंजय के साथ उस पत्नी और इकलौता बेटा भी था। मृत्युंजय सांवले वर्ण और शौकत कद का 50 की उम्र का व्यक्ति था। उसकी आंखें छोटी छोटी थी, जो चेहरा भरा हुआ होने के कारण कटोरों में धसी हुई सी नजर आती थी। उसके जिस्म पर मौजूद सफ़ेद कुर्ता तोंद पर होते हुए घुटनों तक लटकता था। माँ मृत्युंजय की पत्नी का कद नाटा था। उसका रंग गोरा था, लेकिन नैन नक्श इस दर्जे के थे कि उसे खूबसूरत विश्लेषण से नवाजा जा सकता था। चर्बीयुक्त बडोल जिस्म पर लदे गहने देखकर उस औरत की बजाय गहनों की चलती फिरती दुकान कहना ज़्यादा मुनासिब था। वैभव नामधारी मृत्युंजय के बेटे का कद अधिक ऊंचा न होते हुए भी कम से कम माँ बाप से तो ऊंचा ही था। उसके बाल घुंघराले थे। चमड़े की रंगत बाप की रंगत से मेल खाती थी। रंगीन मिजाजी में वह बाप से भी कई हाथ आगे था। निशाने आँख के व्याप्त लालिमा के बीच नशे के डोरे भी नजर आ रहे थे। कदमों की खड़खड़ाहट बता रही थी कि उसने पी रखी थी। शायद यही वजह थी कि मंत्री महोदय ने निजी अंगरक्षकों में से एक उसके करीब था, ताकि उसके कदमों में खड़खड़ाहट उसे लुढ़कने की वजह न बन पाए। राजमहल में तुम्हारा स्वागत है मृत्युंजय। दिग्विजय अपने दोनों बाहें फैलाए हुए मृत्युंजय की ओर बढ़े और देखते ही देखते वे दोनों एक दूसरे से लिपटे। माफ़ी चाहता हूँ ठाकुर साहब, थोड़ी सी देर हो गई। मृत्युंजय मुंह फाड़ते हुए बाकी लोगों की ओर मुक्तिब हुआ। हमें ऐसा कोई ऐतराज़ नहीं है मंत्री महोदय। यह समझकर संतोष होता कि आप आए तो सही। हमारा तो विचार था कि आप आएंगे ही नहीं। अरे आता कैसे नहीं? जब तुम्हारे हर कार्य में शामिल होना मेरे अनिवार्य है, तो इस कार्य में भी आता। अरुणोदय के इस कथन पर ठाके गूंजे। महामृत्युंजय अरुणोदय और चंद्रोदय से भी उतनी ही गर्मजोशी से मिला, जितनी गर्मजोशी से उसने बड़े भाई से मिला था। कई अरसे गुजर गए इस आपसी रिश्ते को करीबी दोस्ती का नाम देते हुए। हम करीब से इतने दिन का इंतजार कर रहे थे, महामृत्युंजय की बीवी ने खीसे नपोरी। इंतजारी का आलम इधर भी कुछ कम नहीं था भाभी जी। तुम्हारी बिटिया कहीं क्यों कर नजर नहीं आ रही थी? मृत्युंजय के चारों ओर निगाह घुमाते हुए कहा। संस्कृति कहाँ रह गई सुजीता? दिग्विजय सुजीता की ओर मुड़ा। अभी तैयार हो रही होगी, गांव की लड़कियां उसके साथ हैं। अगर संस्कृति को तैयार करने के लिए तुम्हें गांव की लड़कियों को लगाया है, तो इस काम में अभी 1 घंटा और लगेगा। उनका ध्यान संस्कृति को तैयार करने में कम और विलायत के अनुभव सुनने में ज़्यादा होगा। तुम जाओ और उसे अपने साथ लेकर आओ। अभी जाती हूँ। सुजाता पलटी और महल की ओर बढ़ गई। विराजे मंत्री साहब। महामृत्युंजय बीवी और बच्चे के साथ अपने लिए निर्धारित स्थान पर विराजमान हो गए।
थोड़ी ही देर में नौकरों ने मेज को नाश्ते से भर दिया। राजनीति जीवन कैसा चल रहा है मृत्युंजय? अभी तक तो पानी शांत है, मृत्युंजय ने अथकपूर्ण मुस्कुराहट के साथ कहा। विपक्ष की ओर से कंकर मारकर कोई हलचल पैदा करने की कोशिश तो नहीं की गई? आगामी चुनाव में आपको विपक्ष की ओर से कई टक्कर मिलने की उम्मीद है। आपकी सरकार की 2-4 खामियों को मुद्दा बनाकर उन्होंने कई दिनों तक विधानसभा की कार्यवाही को ठप कर रखा था। विपक्ष की ओर से अगर इतना भी हंगामा न हो तो फिर उसे विपक्ष कौन कहेगा? मृत्युंजय ने लापरवाही अंदाज में हो किया। फिलहाल हमारी पार्टी में भी चुनाव जीत का चाणक्य कहने वाली दिग्गज हस्तियों से भरी पड़ी है। इस बार भी जीत हमारी ही होगी। आमीन। इसके बीच चल रही इस प्रकार की बातों का सिलसिला लगभग 20 मिनट बाद तब थम गया जब सुजाता संस्कृति को लेकर आती हुई नजर आई। वैभव की निगाहें संस्कृति पर ठहरी तो वह फिर वहां से हट न सकी। उसके गोल्डन बॉर्डर वाली नीली साड़ी पहन रखी थी और उसी के साथ मैच करता सिलवास ब्लाउज था। चूँकि उसके पहली बार साड़ी पहनी थी इसलिए संभल करने का प्रयास कर रही थी। उसकी खूबसूरती वैभव के दिल पर बिजली बनकर गिरी। रोकने के लाखों प्रयासों के बाद भी उसके होठों से स्फुरित स्वर से निकल ही पड़ा, गॉर्जियस। संस्कृति ने आते ही सबसे पहले मृत्युंजय और उसकी बीवी के पांव छुए। जीती रहो। मृत्युंजय ने कुछ बोलने से पहले ही उसकी बीवी चहक उठी। हमें डर था कि कहीं हमारी होने वाली बहू विलायती संस्कारों के रंग कर भारतीय परंपराओं को भूल न गई हो, लेकिन भगवान भला करे कि ऐसा नहीं हुआ। विलायत में रहने के बाद भी इसके अंदर भारतीय संस्कृति जीवित है। संस्कृति पर मानो वज्रपात हुआ। होने वाली बहू, इस वाक्यांश से उसकी प्राण प्रतिमा में तब्दील हो गई। मृत्युंजय की बीवी के साथ साथ वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर मुस्कान देख वह सुजाता की ओर पलटी। सुजाता उसकी निगाहों में नजर आते सवालों को भाप गई। उसने मृत्युंजय के बगल में बैठे वैभव, जिसकी निगाहें अब तक एक पल के लिए भी संस्कृति के चेहरे से नहीं हटी थी, की ओर इशारा करते हुए कहा, ये मंत्री साहब का इकलौता बेटा वैभव है। इसी साल एमए पास हुआ है। वैभव मानो इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। संस्कृति की ओर से कोई प्रतिक्रिया आती इससे पहले ही वह तपाक से उठ खड़ा हुआ और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, आप देखकर खुश हुई मिस गॉर्जियस। यू आर रियली सो हॉट एंड सेक्सी। बोलते समय उसकी सांसों में आती शराब की गंध से संस्कृति को उबकाई आई। पहले मुलाकात में ही उसका ज़हन वैभव के प्रति घृणा से भर गया। उसका जरा भी अनुमान नहीं था कि वैभव सभ्यता से इतनी दूर होगा कि बड़ों के सामने ही उसके लिए हॉट एंड सेक्सी जैसी घटिया कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग कर देगा। उसे ऐसे इंसान से कभी हाथ मिलाने की बजाय हाथ जोड़ना बेहतर समझा। सेम हियर। संस्कृति ने हाथ जोड़ा और होठ फैलाकर मुस्कुराए जैसा भाव प्रकट कर दिया। वैभव ने झेपते हुए अपना हाथ वापस खींच लिया, जबकि अन्य लोग संस्कृति के इस व्यवहार को नारी सुलभ आचरण समझकर हंस पड़े। हमें इन दोनों को अकेला छोड़कर किसी और टेबल पर चलना चाहिए, ताकि घोषणा होने तक ये दोनों एक दूसरे से अच्छे रूबरू हो जाएं। दिग्विजय के प्रस्ताव पर सभी खड़े हो गए। संस्कृति समझ गई कि उसके पिता यह घोषणा करने वाले हैं। पापा, मेहमानों को सामने इस क्लम्ट के साथ मेरी शादी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे। इस विचार के जहन में आते ही उसे बार बार उसके सहज होकर सुजाता की ओर देखा। सुजाता भी अन्य लोगों की तरह वहां से जा रही थी, लेकिन संस्कृति उन पर झपट पड़ी। ये अचानक क्या हो रहा है मम्मी? क्या डैडी के पास टाइम पास करने के लिए कोई घटिया जोक था? धीरे बोल। तेरे ग्रेजुएट होने की खुशी में तेरे पापा ने तुझे सरप्राइज गिफ्ट दिया है। ये नमूना मेरा सरप्राइज गिफ्ट है। हैरान संस्कृति ने वैभव पर हिरायत भरी नज़र डाली। हाँ, अब जा। लेकिन मम्मी,
संस्कृति की बात सुनते हुए सुजाता भी वहां से निकल गई। माँ बेटी के बीच हुई इस संक्षिप्त वार्तालाप को कोई तीसरा न सुन सका। संस्कृति टेबल की ओर मुड़ी, जहाँ अकेला वैभव बैठा किसी बलोटे की तरह उसकी तरफ देख रहा था। संस्कृति ने निचला होठ दांतों के तले दबाया, आंखें बंद की, गहरी सांस लेकर आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को तैयार किया और टेबल के पास पहुंची। मैंने सुना है कि तुम उस कॉलेज में पढ़ने आई हो जहां से न्यूटन ने अपनी रिसर्च पूरी की थी। संस्कृत ने बैठते ही वैभव से कहा। हाँ, तुम संबोधन पर संस्कृति फिर से तिलमिलाई, लेकिन उस इंसान की ओर से आप संबोधन की उसने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। इसलिए उसने अपनी तिमतिमाहट का असर अपने जवाब पर नहीं पड़ने दिया और कहा, कंबोज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से। यहाँ से स्टीफन हॉकिंग ने भी कॉस्मोलॉजी के रिसर्च की थी। तुमने मुझसे हाथ क्यों नहीं मिलाया? क्योंकि मुझे अजनबियों से शेक हैंड करना पसंद नहीं है। हम अजनबी हैं, हम परिवार वाले एक दूसरे के बेहतर करीबी हैं। मैं हर उस शख्स को अजनबी मानती हूँ जिसे मैं पर्सनल नहीं जानती। हम एक दूसरे को पर्सनली जान सके, इसलिए तो हमें अकेला छोड़ा गया है। तुम्हें मेरे बारे में कुछ जानना चाहती हो, पूछ सकती हो। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। कमाल है, वैभव ने खींचते हुए कहा। हमारी शादी होने वाली है, इसलिए एक दूसरे से जुड़ी बेसिक चीज़ें तो हमें जाननी ही होंगी। किसने कहा कि हमारी शादी होने वाली है? संस्कृति के सख्त लहजे पर वैभव भौचक्का रह गया। तो क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे कैबिन से लौटने की खुशी में नाम पर ये पार्टी इसलिए ऑर्गेनाइज की गई है ताकि मेरे और तुम्हारे डैडी हम दोनों की शादी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकें? हाँ, लगता तो मुझे भी ऐसा ही हो रहा है कि मुझे बताए बिना मेरी लाइफ की डिसीजन ले जा चुकी है। लेकिन इतना तो फिक्स है कि इस टॉपिक पर जब तक मैं कुछ नहीं कहूँगी तब तक किसी भी अनाउंसमेंट को ऑफिशियल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शादी मुझे करनी है, मेरे डैडी को नहीं। वैभव आसमान से सीधा ज़मीन पर आ गिरा। उसे सूझा ही नहीं कि क्या जवाब दे। क्या हुआ? साड़ी में लिपटी एक लड़की ने मॉडर्न ख्यालों को सुनकर झटका लगा। संस्कृति वैभव की मनोदशा पर खुलकर हंसी। जब खुद को इतना मॉडर्न समझती हो तो अपने किसी फैसले में पेरेंट्स की थिंकिंग को क्यों अहमियत नहीं देती हो? तो फिर क्या भारतीय आचरण ये दिखावा किस लिए? वैभव चिढ़ गया। सच कहूँ तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैंने बस घरवालों की खुशी के लिए साड़ी वाड़ी पहनी है। वे चाहते हैं कि मैं मेहमानों के सामने भारतीय परंपराओं में ढली लड़की के रूप में पेश हूँ। घरवालों की अनुपस्थिति में संस्कृति को मानो अपनी भड़ास निकालने का पूरा मौका मिल गया था। तुम कहना क्या चाहती हो? वैभव आशंकित नजरें करने लगा। मैं पापा के फैसले के पक्ष में नहीं हूँ, संस्कृति ने दो टूक लहजे में कहा। यानी कि तुम इस शादी से इनकार कर रही हो? हाँ, क्योंकि मैंने अभी शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं है। तो अब सोचो, हमारे देश में लड़कियों की शादी के लिए मिनिमम एज 18 साल है। तुम इसे क्रॉस कर चुकी हो। ज़रूर, सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये मान लूँ कि तुम अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर हमारे रिश्ते को नामंजूर कर दोगी? बेशक। मुझे तो यहाँ आने तक ये पता नहीं था कि मेरे ग्रेजुएट होने की खुशी में डैडी मुझे एक ऐसा बेहदा सरप्राइज गिफ्ट देने वाले हैं। तुम्हें ऐसा नहीं कर सकती। अब तक नम्र स्वर में बातें करता वैभव अचानक उग्र हो उठा। उसने हाथ के दोनों पंजे जमीन पर टिकाए और संस्कृति की आंखों में झांकते हुए बोला, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वैभव की सांसों से आती शराब की गंध को संस्कृति झेल न सकी। आखिरकार उसने नाक पर रुमाल रख लिया। आप बेवकूफ़ हैं, माइंड योर लैंग्वेज। वैभव इतना तेज चीखा कि आसपास के मेहमानों का रुख उन दोनों की ओर हो गया। मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहता। तमाशा मैं भी नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए ये बात अकेले में कह रही हूँ। चाहती तो उस समय कह देती जब आपकी माँ जी ने ओवर एक्साइटमेंट में मुझे अपनी बहू का दर्जा दे दिया था।
यदि तुम्हें यह रिश्ता ठुकराया तो तुम्हारा बाप तुम्हें जीते जी मार डालेगा। वैभव की आंखों से चिंगारियां बरसने लगी। नशे के कारण पहले से ही सुर्ख उसकी आंखें और अधिक सुर्ख हो गईं। आप मेरी कब्र पर दीजिए जलाने जरूर आना। संस्कृति ने अब तक के बेबाक अंदाज पर वैभव बुरी तरह तिलमिला उठा। उसने दूर मौजूद टेबल पर बैठे अपने माँ बाप को देखा, यहाँ तक कि उनकी हालत से बेखबर वह अपने आप में मग्न थे। तुम जानती नहीं कि तुम क्या कह रही हो। मैं बस इस रिश्ते को ना कह रही हूँ जो मुझे मंजूर नहीं है। वैभव गुस्से को निगलने का प्रयास में वह इधर उधर देखने लगा। तो अब मैं चलूँ? जब खामोशी लंबी हो गई तो संस्कृति ने उठने का उपक्रम करते हुए कहा, जाते जाते इतना याद रखना कि मुझे तीखी मिर्च बेहद पसंद है। वैभव ने दांत पीसते हुए कहा, यदि हमारे यहाँ मिर्च की खेती होती होगी तो जाते समय आपकी गाड़ी में 2-4 टोकरे रखवा दूंगी। संस्कृति ने सामान्य स्वर में मुस्कुराते हुए कहा और कुर्सी से खड़ी हो गई। ये सब क्या है मम्मी? मैं आपको अपना डिसीजन बता देती हूँ कि मैं इससे शादी। संस्कृति की बात काटकर सुजाता ने कहा, जो फैसला उन्होंने ले रखा है उसे तुम्हारी जिद के आगे पल भर में नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते? क्या उनका फैसला मेरी ज़िंदगी से बढ़कर है? आप भी कभी एक लड़की रही होंगी, तो क्या उस समय आपने भी पति के रूप में एक ऐसे वहशी और शराबी की ख्वाहिश की थी जो किसी लड़की को चाय या कॉफ़ी समझकर उसे होठ जैसे बेहुदा कॉम्प्लीमेंट पास करता है? वैभव इतना बुरा नहीं है जितना तुम उसे समझ रही हो। हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम पहली नज़र में जिससे नफ़रत करते हैं, आने वाले दिनों में उसी से बेइंतहा प्यार कर बैठते हैं। ऐसा सिर्फ 90 की हिंदी फिल्मों में होता था मम्मी। हीरोइन जिसे थप्पड़ मारती थी बाद में उसी के चोंच लड़ाने लगती थी। वैभव में तुम्हें क्या बुराई नज़र नहीं आती? वह पोस्ट ग्रेजुएट है, उसके पिता एक पावरफुल पॉलिटिशियन है, आलीशान बंगला है, छोटा परिवार है। मुझे उसकी आंख में वह बात नज़र नहीं आई जो एक लड़की अपने पति के रूप में देखना चाहती है। उसकी मुस्कुराहट, घूरने का अंदाज और बॉडी लैंग्वेज सब कुछ मुझे थर्ड क्लास लगा था, जिसके साथ 5 मिनट स्पेंड करने में मुझे वॉर्मिंग और जैसी फीलिंग आने लगी, उसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी कैसे स्पेंड करूँगी। मैं तो यह सोचकर सरप्राइज हूँ कि मुझसे एक बार भी बात किए बगैर पापा ने इस रिश्ते को अपनी ओर से पक्का कैसे कर दिया। एनीवे, अभी कुछ बिगड़ा भी नहीं है। पापा ने इस टॉपिक पर अभी कोई बिग अनाउंसमेंट ही नहीं की। उनके फैसले में अभी तक केवल हमारा और वैभव का परिवार ही का वाकिफ़ है। आप उनसे कुछ बोलने से रोक दीजिए। 2 परिवारों की लाज नीलाम होने से बच जाएगी। और अगर उन्होंने तुम दोनों के रिश्ते की घोषणा कर दी तो क्या करोगी तुम? सुजाता ने आशंकित लहजे में पूछा। संस्कृति के चेहरे पर दृढ़ता नजर आने लगी। उसने निर्णायक लहजे में कहा, तो मैं चाहकर भी 2 परिवार की बदनामी को रोक नहीं पाऊंगी। पापा जब इस रिसेप्शन को लेकर अनाउंसमेंट करेंगे तो उसके तुरंत बाद गेस्ट के सामने ही मैं उस रिश्ते को यह कहकर खारिज कर दूंगी कि वैभव मुझे पसंद नहीं है। तो क्या तुम मेहमानों के सामने यह उदाहरण रखोगी कि ठाकुर खानदान की लड़कियां अब माँ बाप की पसंद की बजाय अपनी पसंद के लड़कों से शादी करना चाहती हैं? हाँ, संस्कृति ने लापरवाही से कंधे उचकाए। इसमें गलत क्या है? लोग तो डेली रूटीन की चीज़ें भी खरीदते वक्त अपने पसंद के रंगों का ध्यान रखते हैं। ऐसे में जब हम लड़कियां लाइफ पार्टनर ढूंढते वक्त अपनी पसंद को ऊपर रखेंगी तो इसमें हैरानी की क्या बात है? इससे पहले कि सुजाता कुछ बोलती, स्टेज पर मौजूद दिग्विजय की आवाज़ माइक पर गूंजी। लेडीज एंड जेंटलमैन, शायद मुझे आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं कि संस्कृति अपने परदादा के बाद केबीज से ग्रेजुएट होने वाली ठाकुर खानदान की दूसरी शख्सियत बन गई है। दिग्विजय के खामोश होते ही पंडाल तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। चूँकि अब संस्कृति लोगों की निगाह का केंद्र बिंदु बन गई थी, इसलिए माँ बेटी के बीच चल रही महत्वपूर्ण बातचीत का अंत हो गया।
तालियों की गड़गड़ाहट अब तक थमी नहीं, जब तक दिग्विजय का दाहिना हाथ उठकर लोगों को शांत होने का इशारा नहीं किया। तालियों का स्वर शांत होने के बाद दिग्विजय ने माइक संभाला और आगे कहा, विश्व स्तरीय संस्थान में सफलतापूर्वक अपनी पढ़ाई पूरी करके संस्कृति ने न सिर्फ ठाकुर खानदान की बल्कि पूरे संकरगढ़ को इस बात के लिए खफा करने का मौका दिया है कि गांव वालों में बसने वाले विदेशों में जाकर अपनी योग्यता का परचम लहरा सकते हैं। संस्कृति की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में मैं आज उसे एक उपहार देना चाहता हूँ, जिसे पाने के बाद उसका जीवन इतारे हो जाएगा। आप सभी यह जानते हैं कि एक बाप की और बेटी के लिए सबसे कीमती उपहार एक योग्य जीवनसाथी से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आज इस महफिल में मैं ये घोषणा करने वाला हूँ कि संस्कृति के जीवन की डोर किस लड़के के जीवन से बंधेगी। एक और पंडाल में मौजूद प्रत्येक प्राणी रोमांचित हो उठा, तो वहीं दूसरी ओर संस्कृति की चेतावनी का ख्याल कर सुनीता बुरी तरह सहम उठी। अब इतना वक्त नहीं था कि वह स्टेज पर जाकर पति को बेटे के फैसले से अवगत करा पाती। भावी अनिष्ट को टालने के लिए उन्होंने आंख बंद कर ली और मन ही मन भगवती की स्तुति करने लगी। ठीक इसी क्षण दिग्विजय की आवाज़ दोबारा गूंजी, लेकिन घोषणा करने से पहले मैं संस्कृति को अपने पास बुलाना चाहता हूँ। सुजाता ने चौंक कर आंखें खोल दी। उसकी स्तुति अधूरी रह गई। बगल में देखने पर उन्होंने पाया कि संस्कृति अब अपनी जगह पर नहीं थी, वह आगे बढ़ चुकी थी। उसके कदम भले ही स्टेज की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन निगाहें सुजाता पर ही ठहरी हुई थी, मानो आंखों के जरिए जता रही हो कि दोनों खानदान की शाखा का तमाचा बनने की वजह वही है। सुजाता जड़वत रह गई। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि स्टेज पर जा सके। बेटी के एक फैसले ने उसे दोहरे पर लाकर खड़ा कर दिया था। माँ के अंतर्द्वंद की परवाह न करते हुए स्टेज पर पहुंची। दिग्विजय के साथ साथ मृत्युंजय, उसकी पत्नी और वैभव भी थे। संस्कृति ने पहले ही सोच रखा था कि उसने क्या प्रतिक्रिया देनी है। संस्कृति के फैसले से अनभिज्ञ दिग्विजय ने उसे वालस्यपूर्ण अपने वृक्ष स्थल से लगाया और दूसरे हाथ में माइक संभालते हुए बोले, हम अपनी बेटी की शादी राज्य के ऊर्जा मंत्री मृत्युंजय सिंह ठाकुर की सुपुत्र वैभव सिंह ठाकुर के साथ करने का अधिकारित घोषणा करते हैं। पंडाल की एक बार फिर तालियों की बाढ़ आ गई, लेकिन इस बार दिग्विजय ने तालियों को रोकने का प्रयास नहीं किया। साइलेंस प्लीज। पंडाल में अचानक संस्कृति की आवाज़ गूंजते ही तालियों का शोर अप्रत्याशित ढंग से बंद हो गया। लोगों ने देखा कि संस्कृति माइक अपने हाथ में ले चुकी थी। कुछ बोलने से पहले उसने दिग्विजय की ओर देखा। उसकी हरकत पर दिग्विजय, मृत्युंजय और उसकी बीवी शक्ति में आ गए, जबकि वैभव के चेहरे पर मौजूद भाव बता रहे थे कि वह संस्कृति की हरकत का आश्चर्य भाप चुका है। स्टेज के नीचे मौजूद सुजाता का कलेजा हलक में आ फंसा। हमारी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जिन्हें हम कभी कभी अपने पेरेंट्स से कहीं ज़्यादा बेहतर ढंग से ले सकते हैं। संस्कृति ने माइक को दोनों हाथ में थमाकर होठों तक ले जाते हुए कहा, शादी उन्हीं डिसीजन में से एक है। पंडाल में उपस्थित प्रत्येक शख्स आवाज़ रह गया। दिग्विजय को यही यकीन नहीं हुआ कि जिस बेटी की उपलब्धियों पर उसने थोड़ी देर पहले फक्र जताया था, उस बेटी ने लोगों को चौंका दिया। उनकी निगाहें सुजाता को तलाशने लगी, लेकिन सुजाता उन्हें कहीं नहीं नजर आई। मौके की नजाकत को भागते हुए उसने वहां से हट जाना ही बेहतर समझा था। धीरे धीरे मेहमानों के बीच खुसर फुसर शुरू हो गई। मैं ये बताते हुए ज़रा भी गिल्टी नहीं फील कर रही हूँ कि पापा जिसे मेरा लाइफ पार्टनर चुनना चाहते हैं, उसे मैं इस काबिल नहीं समझती कि वह मेरा पति बन सके। मेहमानों की खुसर फुसर को ब्रेक लग गया। ऐसा लगा जैसे किसी थ्रिलर फिल्म का क्लाइमेक्स अभी अभी समाप्त हुआ हो। माहौल में व्याप्त हुए तनाव के बीच किसी ने इतना साहस नहीं था कि वह कोई ध्वनि उत्पन्न कर सके। दिग्विजय के चेहरे पर हैरत और अविश्वास के साथ साथ क्रोध भी था।
जो गुजरने वाले हर सेकंड के साथ गहराता चला गया। मैं लोगों को सरप्राइज की रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए मिस्टर वैभव की उन खामियों को यह नहीं बताना चाहती जिनके कारण मैंने उन्हें खुद के लिए एलिजिबल नहीं समझा। कहने के बाद संस्कृति ने माइक छोड़ दिया और लंबे लंबे डग भरते हुए स्टेज के नीचे उतर आई। दिग्विजय कुछ बोल नहीं पाते कि स्थिति में नहीं रहे। बोलते भी क्या, संस्कृति तो उनके मुंह पर कालिक पोतकर स्टेज से उतर चुकी थी। गुस्से के कारण मृत्युंजय की हालत खस्ता थी। वह सिर्फ संस्कृति पर ही नहीं बल्कि दिग्विजय पर भी यह सोचकर भड़का हुआ था कि जब खुद की बेटी पर उसका अख्तियार नहीं था तो उसे उस स्टेज पर बुलाकर सरेआम जलील क्यों किया। मृत्युंजय की गोल मटोल बीवी के हाथों में भी तोते उड़े हुए थे। उसे अब तक यकीन नहीं हो पाया था कि नालायक बेटे के लिए हाई एजुकेटेड बहू लाने का उसका सपना 2 मिनट पहले धराशायी हो चुका है। वैभव की हालत तो ऐसी थी जैसे लोगों के सामने किसी शरारती बच्चे ने बतलून खींच ली हो। साहिल ने फ्लैट का दरवाज़ा अंदर की ओर धकेला। अंदर से खुला होने के कारण दरवाज़ा अभी आप सुन रहे थे फिर वही खौफ, एक हॉरर उपन्यास, मेरी यानी हर्षपाल की आवाज़ में।